नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागालैंड और मेघालय में बम्पर वोटिंग। नागालैंड में 183 और मेघालय में 369 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। त्रिपुरा समेत दोनों राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्र को समर्पित किया शिवमोगा एयरपोर्ट। कहा, आने वाले समय में भारत में निर्मित यात्री विमान आसमान में भरेंगे उड़ान। प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की जारी। बजट बाद वेबिनार को भी किया संबोधित। कहा, अंतिम छोर तक योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन आवश्यक शर्त। दिल्ली पहुंचे डेनमार्क क्राउन प्रिंस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। साझा लोकतांत्रिक परंपराओं और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा। द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर। और नेपाल में सियासी उठापटक। मुश्किल में प्रचंड सरकार। केपी ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने वापस लिया समर्थन। देश में गहराया राजनीतिक संकट। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का काम पूरा हो गया। राज्य की 60 में से 59 सीटों पर रिकॉर्ड 75% से ज्यादा मतदान की खबर है। उम्मीदवारों में से एक के निधन के कारण निर्वाचन क्षेत्र सोहियोंग में मतदान को स्थगित कर दिया गया। मतदान को लेकर क्या युवा, क्या महिलाएं, सभी में उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सत्तारूढ़ एनपीपी सत्ता में बने रहने और बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुल 369 उम्मीदवारों में से 36 महिलाएं हैं, जिनमें सबसे अधिक 10 महिला उम्मीदवार कांग्रेस की हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा दक्षिण तुरा विधानसभा सीट से मैदान में हैं। विपक्ष के नेता और टीएमसी के मुकुल संगमा 2 सीट सोंगसक और त्रिकिकिल्ला से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ एनपीपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं तमाम सीटों पर। 56 सीटों पर एनपीपी ने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 58 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। यूडीएफ के 46 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान की खबरें हैं। मतदान के बाद संसद टीवी संवाददाता सूरज मोहन झा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फेडरिक रॉय खारकोनकर से खास बातचीत की। चुनाव और मतदान पर बात करने के लिए मेरे साथ मेघालय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फ्रेडरिक रॉय खारकोनकर साहब हैं। सर, किस तरह पूरे इस मतदान की प्रक्रिया को देखते हैं आप? तो लगभग पूरा मतदान आज शांतिपूर्वक से मतलब चला है और कोई मतलब वायलेंस का कोई रिपोर्ट नहीं है और सब कुछ मतलब पीस आई मीन लॉ एंड ऑर्डर के और पीस इट वाज डन विदाउट एनी इंसिडेंट। 2018 में भी लगभग 6-7 बजे तक तो 75 ही था। तो जब फाइनल टैबुलेशन करते तो फिर हमारा पोलिंग परसेंटेज 86 के ऊपर था। तो हमें लग रहा है कि इस साल भी मतलब लगभग मतलब सेम परसेंटेजेस ही शायद होगा। इस बार आप लोगों ने पहली बार के मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी प्रयास किए, तो इसका किस तरह से परिणाम आया है? हमने कोशिश तो बहुत किया, मतलब जैसे आप बोले कि मतलब मतदानों वोटर्स को लुभाने के लिए, ताकि ऑल द पोलिंग स्टेशंस बिकम वोटर फ्रेंडली, और संगीत का भी इस्तेमाल किया और फिर काफ़ी सेल्फी पॉइंट वगैरह और फिर इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन, ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन, सेल्फी पॉइंट खासतौर मतलब ये जो युवक के लिए। तो सुबह के रिपोर्ट के मुताबिक तो काफ़ी उत्साह था और काफ़ी मतलब ये मतलब वोटर्स आए थे, खासतौर पर महिला बहुत ज़्यादा थे।
तो जिस तरह से सीओ सर ने हमें बताया कि पूरा मेघालय विधानसभा जो मतदान आज हुआ है वो शांतिपूर्वक हुआ है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। शिलांग से सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। वहीं नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का काम पूरा हो गया। राज्य में 83% से ज्यादा मतदान की खबरें हैं। चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के बढ़ने की उम्मीद जताई है। अब मतों की गिनती का काम 2 मार्च को होगा, यानी इसी दिन नतीजे आएंगे। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नागालैंड में भी देखने को मिला। सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एनडीपीपी और बीजेपी सीटों की साझेदारी के तहत 40 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने नागालैंड में 23 उम्मीदवार उतारे हैं। जुनेबोटो जिले में आकुलुटे सीट से बीजेपी प्रत्याशी और जो निवर्तमान विधायक काजहेटो किन्मी है वो निर्विरोध विजयी घोषित किए गए हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए 4 महिलाओं और 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। %83.36%. But as you know, what happens is that this is based on the data given by all the returning officers, 59 of them. We have 60 constituencies, but one was uncontested. So 83.36% is still not the final figure. Some ROs, because of connectivity issues or some remote locations, if there are power issues, they will be further updating this. और किस तरह का मतदान देखने को मिला है मेघालय में, खास तौर से सूरज मोहन झा मेरे सहयोगी शिलांग से समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिलांग की अगर बात करें, मेघालय की बात करें सूरज, तो इस बार रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला है मेघालय में। क्या संकेत माने जा रहे हैं इसके? बिल्कुल, अगर प्रीति हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की और खासतौर से मेघालय की, तो ये उन राज्यों में शुमार रहते हैं जहां उच्च मतदान होता है, यहां पर लोग अपने नागरिक अधिकारों का पालन करते हैं। और आज प्रीति, जब हम मेघालय में शिलांग सहित जो आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी घूमे तो हमने देखा लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी आस्था है। खासतौर से महिलाओं को आप यहाँ मतदान करते हुए जब देखेंगी तो आपको आश्चर्य होगा। लंबी लंबी कतारें, पुरुषों की लाइन में आपको 2-3 पुरुष नजर आएंगे, लेकिन महिलाओं की कतार सुबह से जो शुरू हुई, 7 बजे से मतदान हुआ था प्रीति, यहां पर वो शाम तक हमें देखने को मिला। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हमें शहर, गांव, कस्बे सब जगह देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए है। जिस तरह से चुनाव प्रचार यहां हो रहा था और लोगों ने अपने मुद्दे जो है वो रखे थे, और आज जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो विकास के मुद्दों पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, पानी, इनके मुद्दों पर लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं। और साथ में कुछ लोगों का ये संकेत था कि पूर्वोत्तर भारत जो है वो केंद्र के सामंजस्य के साथ आगे बढ़े, मुख्य धारा में रहे, ये बड़ा मुद्दा था। और मेघालय में एक आंकड़ा यह भी है कि 32% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो, ताकि पर्यटन से यहाँ के लोगों की आर्थिक आमदनी हो और कहीं ना कहीं जो 32% का आंकड़ा है वो सुधरे। तो लोकतंत्र के लिहाज से अगर हम प्रीति बात करें तो काफी अच्छा है। अभी तक आंकड़े जितने आए हैं वो भी संतोषप्रद है। और जब सीओ साहब से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि अभी क्योंकि रिमोट एरिया से आंकड़े आने अभी जारी हैं, तो ऐसे में ये आंकड़े और बढ़ेंगे तो एक अच्छे संकेत हमें देखने को मिलेंगे। प्रीति। बिल्कुल सूरज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम अपडेट जो वोटिंग से जुड़ा है वो आपने हम तक पहुंचाया। वहीं नागालैंड के दीमापुर जिले में मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने चुमुक दीमा की डीजीपी कुमारी मुनेश से खास बातचीत की। 2 मार्च को यहाँ पे मतगणना होनी है और उसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं दीमापुर जिले का एक चुमुक दीमा जो क्षेत्र है उसकी डीसीपी हमारे साथ हैं मुनेश जी। मुनेश जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर? चुनौतियां हैं और इंतजाम भी बहुत पुख्ता किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सीएपीएफ का सहयोग है, हमारे आईआर हैं, हमारे एनएपीस हैं और थाना, जितना हमारा थाना का लोग है, लोकल पुलिस का लोग हैं, और सारे ऑफिसर्स एंड रैंक एक मिशन पे लगे हुए हैं सो दैट कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करा। ग्रास रूट लेवल पे क्या है, कैसा है ये नागालैंड का एरिया? ये जो इनकी जो नागा कम्युनिटीज हैं, जो नागा ट्राइब्स हैं, इनमें महिलाओं की स्थिति कैसी है? क्या पाया आपने? इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है।
महिलाओं को भागीदारी दी जाती है और एजुकेशन में भी महिलाओं को के साथ कोई भेदभाव नहीं है। फैमिली लेवल पे भी लिंग भेद जैसी कोई चीजें नहीं दिखती हैं और यहाँ का सेक्स रेशो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? गांव बूढ़ा यहाँ पे विलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। विलेज काउंसिल बहुत पावरफुल है यहाँ पे। गांव बूढ़ा और चेयरमैन उनको लीड करते हैं। गांव बूढ़ा और चेयरमैन से हम लोग टाइम टाइम पे जाके मिलते रहे हैं इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इंश्योर कराने के लिए। उनका सहयोग है। हम लोगों के जो प्रयास रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम लेते रहे हैं। आईपीएस जो है मुनीश जी, उनका साफ कहना है कि जहां तक दीमापुर जिले के आसपास के इलाकों की बात है वहां पे पुख्ता इंतजाम है। कैमरामैन ब्रज सुंदर राउत और कैमरा सहयोगी करणजीत सिंह के साथ पवन कुमार शर्मा, दीमापुर, नागालैंड। सीधा दीमापुर नागालैंड चलते हैं। मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जैसे मेघालय में हमने देखा रिकॉर्ड वोटिंग, नागालैंड में आंकड़ा और ज्यादा है, 83% से ज्यादा मतदान की खबरें हैं और यहाँ भी आप बताइए किस तरह का रुख रुझान देखने को मिला। महिलाओं की लंबी कतारें तो हमने देखी ही, नागालैंड का जो मतदान प्रतिशत है वो क्या बता रहा है फिलहाल? प्रीति, यहाँ पे इस बार नागालैंड में जो है वो रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 2018 में जो है वो 80% था और इस बार क्योंकि अभी मेरी सीईओ ऑफिस वहां बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आंकड़ा जो है ये बढ़ेगा और ये लगभग 85% से आगे होगा। तो मतलब 5% का इंक्रीज, इससे ज्यादा का इंक्रीज होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। जब मैंने सीईओ से बात करी थी नागालैंड के वी शशांक शेखर से, तो उन्होंने भी बताया था कि हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। जो युवा है यहाँ का नागालैंड का, वो बहुत उसकी भागीदारी अच्छी दिखी। मैं आज बिल्कुल, तो जिस तरह से पवन अपडेट दे रहे हैं कि पिछले चुनाव से जो मतदान का आंकड़ा है वो करीब 5% बढ़ता नागालैंड में दिखाई दे रहा है, जो जाहिर तौर पर चाहे मेघालय चुनाव की वोटिंग की बात करें या नागालैंड वोटिंग की बात करें, अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत। आइए आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आज कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आने वाले दिनों में भारत को हजारों विमान चाहिए होंगे। जल्द ही भारत में बने यात्री विमान उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट पर फोकस था। हमने इस नीति को बदलने का निर्णय लिया। आज देश के कई छोटे छोटे शहरों के पास भी आधुनिक हवाई अड्डे हैं। नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती शिवमोगा के लिए ये नया एयरपोर्ट विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा स्मार्ट सिटी, कोटेगंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर यहां 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिवमोगा जिले में 3 लाख से अधिक परिवार है। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले यहां लगभग 90,000 परिवारों के घर में जल कनेक्शन था, नल से कनेक्शन मिला था। डबल इंजन सरकार अभी तक करीब 1.5 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दे चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे के मॉडल का निरीक्षण किया। नया हवाई अड्डा करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन में प्रति घंटे 300 यात्री आ जा सकते हैं। हवाई अड्डे से शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की। इसके अलावा उन्होंने बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बहु विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उनसे बेलगावी की विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं कनेक्टिविटी, पानी की व्यवस्था से जुड़ी हैं।
उन्होंने कहा कि आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। देश में दशकों तक छोटे किसानों को नजरअंदाज किया गया। अब यही छोटे किसान बीजेपी सरकार की प्राथमिकता हैं। इन छोटे किसानों के खातों में अब तक 2.5 लाख करोड़ जमा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान मार्ग के दोनों तरफ खड़े उत्साही लोगों की भारी भीड़ का प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सुशासन के महत्व पर जोर दिया है और कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण में भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तुरंत अमल किए जाने की जरूरत बताई। बजट के बाद रीचिंग द लास्ट माइल के विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों में सबसे वंचितों के लिए एक विशेष मिशन शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। भारत और डेनमार्क के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 5 दिनों की यात्रा के पहले चरण में दिल्ली आए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं पर बातचीत की और दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा भी की। बातचीत के दौरान उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई। क्राउन प्रिंस के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री, साथ ही पर्यावरण मंत्री और ऊर्जा मंत्री के अलावा एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल आया है। भारत और डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस मैरी ऑफ डेनमार्क उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत यात्रा पर पहुंचे डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी ऑफ डेनमार्क से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने उनके साथ विशेष रूप से सतत विकास के लक्ष्यों और डिजिटल सेवाओं के संबंध में बातचीत की है। शाही दंपति के साथ नए भारत के विभिन्न पक्षों पर चर्चा हुई। हरित रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। डेनमार्क की शाही दंपत्ति 4 दिन की यात्रा पर भारत आई है। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई आज मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू अदालत लेकर गई। अदालत परिसर के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। सीबीआई ने अदालत से उनकी 5 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई और मनीष सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हम सभी को अपने देश की समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमारे युवा और बच्चे देश की अनमोल विरासत के महत्व को समझें, ये बहुत जरूरी है। बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। महाराष्ट्र में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज छत्रपति संभाजी नगर में विमेन 20 समूह की 2 दिन की प्रारंभिक बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समूह महिलाओं के अधिक सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कार्यप्रणाली के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशन भोगियों को ओआरओपी के बकाये का भुगतान किस्तों में करने संबंधी रक्षा मंत्रालय के पत्र को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। सचिव को अपना रुख साफ करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 3 मार्च तक बढ़ा दी है। असम पुलिस ने पिछले हफ्ते खेड़ा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की वैधता बहाल रखी है। इस भर्ती योजना के विरुद्ध याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इसे राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि सशस्त्र बलों को सुदृढ़ किया जाए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू ने ब्लू इकोनॉमी पर आज दिल्ली स्थित सीएजी के कार्यालय में एक सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई पर्यावरण विशेषज्ञ और विश्व बैंक से जुड़े अधिकारियों ने ब्लू इकोनॉमी पर अपनी राय रखी। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। खुशबू सुंदर के अलावा ममता कुमारी और डेलिना खोंगडोप को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। देश का उर्वरक आयात इस साल जनवरी में 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3.9% बढ़कर 19.04 लाख टन हो गया। उर्वरक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। दक्षिण पश्चिमी चीन में एक खदान की छत गिरने से कम 5 मजदूरों की मौत हुई है। 3 अन्य बुरी तरह से जख्मी हुए। बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में आज फिर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गईं। भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। 3 हफ्ते पहले शक्तिशाली भूकंप से तुर्की सीरिया क्षेत्र में भीषण तबाही हुई थी। खबर नेपाल से, जहां पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए राजनीतिक समीकरण में बदलाव का हवाला दिया गया। सीपीएन यूएमएल पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद आज इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। गठबंधन से हटने का मुख्य कारण यह है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल का समर्थन करने का फैसला किया। वहीं ओली ने पौडेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सीपीएन यूएमएल पार्टी के सदस्य सुबास नेम्बांग को नामित किया। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव 9 मार्च को होना है। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इस बुलेटिन में इतना ही। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के लाइट फेस्टिवल की तस्वीर, कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। इन दिनों यहाँ 23 दिनों का लाइट फेस्टिवल चल रहा है। पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कोपेनहेगन में लाइट फेस्टिवल का ये 4था साल है। आप देखिए दिलचस्प तस्वीरें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।